अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तकरीबन 1.5 साल से पूरी दुनिया में कोविड की वबा है, पेंडेमिक है और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन हमारी कौम को यकीन नहीं आ रहा है कि कोविड अभी भी कि कोई बीमारी है या नहीं है। जब कोविड की फ़र्स्ट वेव आई तो लोग हंसते थे जब हम कहते थे कि आज हमने ये कोरोना का पेशेंट देखा, वो डेथ हो गई, ये हो गया। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि कोविड है। और इवन हमारे अपने फैमिली के लोग, भाई, मेरे रिश्तेदार, कोई यकीन नहीं करता था। और फिर ये हुआ कि मेरे भाई की डेथ हुई और 4-5 अजीज़ जो है वो उनकी डेथ हुई। तकरीबन 50% लोग ख़ानदान के जो हैं वो कोविड का शिकार हुए। तो लेकिन लोगों में कोई यकीन नहीं था कि कोविड की बीमारी है। उसकी वजह ये थी कि जो ही पेशेंट बीमार होता था वो हॉस्पिटल जाता, हॉस्पिटल में इसको आइसोलेशन वार्ड में रख दिया जाता था या आईसीयू में रखते थे और मिलने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग देख नहीं पाए कि कोविड के पेशेंट किस अजियत में होते हैं। यूजुअली यही होता था कि डेड बॉडी घर आती थी और बल्कि घर भी नहीं आती थी, वो डायरेक्ट कब्रिस्तान जाती थी। तो इसकी वजह से लोगों में यकीन नहीं था कि कोविड को बीमारी है या नहीं। हमने अपने मीडिया के दोस्तों से कहा कि भाई आप कोविड के जो पेशेंट रिकवर कर जाते हैं उनके इंटरव्यू दिखाएं। वो कहते हैं नहीं जी, गवर्नमेंट का कहना ये है कि पैनिक ना फैलाएं, एक रूटीन ऑफ लाइफ चलने दें, लोगों में खौफ और हरास पैदा ना करें और इतना ज़्यादा कोविड के पेशेंट ना दिखाएं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ नज़ला होगा और नज़ले के बाद आप ठीक हो जाएंगे। 2% मोर्टेलिटी है, तो गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि भाई 98% लोग तो ठीक हो जाते हैं, 2% मोर्टेलिटी है, मगर अगर इसमें खौफ फैलाया गया तो पूरा कारोबार ज़िंदगी बंद हो जाएगा। तो ये उनका एक अपनी ही आइडियोलॉजी थी। हम डॉक्टर्स का ख्याल यही था कि ये 2% भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मेरे भाई, वो हमारे लिए एक कायनात थे। लेकिन ये कि ये समझाना मुश्किल है कि एक दो आदमी भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एक एक लाइफ बहुत कीमती होती है। तो फिर क्या हुआ कि अब जब सेकेंड वेव आई, अभी भी लोगों को यकीन नहीं था कि कोविड कोई बीमारी है भी और कोई ख़तरनाक बीमारी है। अचानक इंडिया में जब बीमारी आई और वहाँ से वीडियो रिलीज़ हुई हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई हैं कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, किस तरीके से लोग रोड पे गिर रहे हैं, फुटपाथ पे गिर रहे हैं, तब लोगों में यकीन आया कि हाँ वाकई कोविड कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है। वरना तो लोग समझते थे डॉक्टर को $1000 मिलते हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है। गवर्नमेंट चाहती है दुनिया भर से इमदाद लेना और डॉक्टरों को $1000 देती है एक मरीज़ के को कोविड का शो करने या एक मरीज़ की डेथ शो डिक्लेयर करने के अंदर। तो ये लोगों की यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आ रही थी। मगर इंडिया में जब कोविड आया और वहाँ से वीडियो रिलीज़ हुई हैं और सोशल मीडिया पे आई हैं, तो अब पाकिस्तानियों को भी यकीन हो चला है कि वाकई कोविड है और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन पे रश हो गया। वरना तो ये हाल था इंडिया में कोविड से पहले कि इवन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी वैक्सीनेशन कराते हुए डर रहे थे। लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बहुत रश है और हर कोई चाहता है कि वैक्सीन कराना है। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो यही है कि अवेयरनेस देना है वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत सारे फ़ोन आते हैं दोस्तों के, अजीज़ रिश्तेदारों और पेशेंट्स कहते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं और कौन सी ना लगाएं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि वैक्सीन 4 टाइप्स की हैं और जैसे वो मैन्युफैक्चर होती हैं उसके हिसाब से मैं आपको इसकी ओरिएंटेशन देता हूँ। अमेरिका में 2 कंपनियाँ थी, फाइज़र और मॉडर्ना। उन्होंने फाइज़र बायोटेक और मॉडर्ना, इन्होंने मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल किया। समझें कि अंडे की जर्दी को इस्तेमाल करके और लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया और इसका इंजेक्शन बना के इंजेक्ट कर दिया। हमारी बॉडी को एक मैसेज दिया गया कि आपने कोरोना जैसी प्रोटीन बनानी है और उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गए, डिफेंस सिस्टम बन गया। ये एक नया तरीका इलाज था बहरहाल, और इसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी कि 95% लोगों में फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ, एलर्जिक रिएक्शन जिसको कह लें, जिसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हो सकता है इससे कुछ मोर्टेलिटी हुई हो, मगर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये स्टोर करना मुश्किल था, कि इसको माइनस टेम्परेचर पर रखना था, फ्रीज़ करके रखना होता है। बेनिफिट बड़ा ये था। और दूसरा बेनिफिट ये था कि इसमें चूँकि आप कोरोना वायरस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन बॉडी में जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और तीसरे ये था कि आप इसको मास प्रोडक्शन लेवल पर बना सकते हैं, यानी कि जो कोरोना को पालने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसके लेबॉर्ट्री के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ी कामयाब वैक्सीन हुई है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। मगर हमारे लिए ये इसलिए सूटेबल नहीं थी कि उसको ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला था और फ्रीज़ करके रखना था। दूसरी कैटेगरी जो वैक्सीनेशन की है
उसमें एक वायरस को यूज़ किया गया, एक वायरल वेक्टर को यूज़ किया गया, यानी कि जो नज़ले का वायरस है उसको इस्तेमाल किया गया, एडिनो वायरस को, और उस वायरस के साथ कुछ पार्टिकल कोरोना के लगा के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए, ताकि बॉडी को मैसेज ये मिले कि कोरोना आ गया है और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए। इसमें 3 वैक्सीन हैं जो इस तरीके से बनाई गई हैं। एक एस्ट्राजेनेका जो कि यूके ऑक्सफोर्ड की है और काफ़ी मशहूर है। दूसरे जॉनसन एंड जॉनसन जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसकी दूसरी एक ब्रांच है जेंसिन के नाम से, ये उसमें है हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर, उसने ये बनाई है। और तीसरी स्पुतनिक है जो कि रशिया ने बनाई है। तो तीनों ने एडिनो वायरस जो कि नज़ले का वायरस है उसको अंदर कोरोना के पार्टिकल डाल के और इंजेक्ट किए हैं, और उससे ताकि बॉडी को एंटीबॉडीज बनी। इसमें हुआ ये कि जो एडिनो वायरस यूज़ किया गया तो एस्ट्राजेनेका के भी रिज़ल्ट ऐसे ही आए, और जॉनसन एंड जॉनसन की जो जेंसिन की वैक्सीन है इसके भी, कि ब्लड क्लॉट बनने लगे। तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को लिमिटेशंस हैं और वो पूछते हैं कि हम ये कराएं या नहीं कराएं। गर्चे 1 लाख में 1 आदमी को उसके चांसेस हैं, मैं लेकिन आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में कि हमें क्या करना चाहिए। स्पुतनिक जो है वो भी इसी तरीके से बनी है जो रशिया की है, और लेकिन उनका कहना ये कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनते। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इनएक्टिवेटेड वायरस जो है, यानी कि इसमें ये कहते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर पहले वायरस को ग्रो करते हैं जो कोरोना वायरस है, और फिर केमिकल के ज़रिए उसको मार देते हैं। वो जो मरे हुए कोरोना वायरस होते हैं वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो चाइना की जो दोनों वैक्सीन हैं साइनोफार्म और साइनोवैक, तो साइनोफार्म साइनोवैक दोनों इसी तरीके से बनाई गई हैं, इसी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई हैं। उसके बाद चौथी वैक्सीन है कि इनएक्टिवेटेड वायरल सेगमेंट, यानी कि जैसे कोरोना ने चाइना ने पूरा कोरोना वायरस इंजेक्ट किया है डेड। इनका प्लान ये है कि सिर्फ कोरोना के कुछ सेगमेंट लेके और इसको इंजेक्ट करेंगे। ये अभी प्रोसेस में है अमेरिका में, और नोवोवैक्स के नाम से ही आएगी। तो ये 4 कैटेगरी हो गई। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, एक मैसेंजर आरएनए की फाइजर बायोटेक मॉडर्ना, वायरल रेप्लिकेशन जिसमें एडिनो वायरस यूज़ किया गया है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन जॉनसन जेंसिन की है, और स्पुतनिक है। तीसरी जो है इनएक्टिवेटेड पूरा वायरस यूज़ किया गया जिसमें साइनोफार्म और साइनोवैक है, और चौथी जो है नोवोवैक्स है जिसके अंदर सिर्फ वायरस के कुछ पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, और ये भी जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि ये आ जाएगी। जितनी भी ये वैक्सीन हैं इनके बारे में मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, डिफरेंट क्लेम हैं। तकरीबन समझें कि 70-80% एफिकेसी है। बाकी जितनी ये यूरोपियन मैंने आपको बताई हैं या चाइना की हैं, तो कुछ लोग 50% से शुरू करते हैं कि 50% से लेके 80% तक कि इनकी एफिकेसी है, वो उस हद तक ये प्रोटेक्शन देती हैं। यानी कि एक पेशेंट आप समझें कि 100 में से 20-25 पेशेंट ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन लगने के बावजूद इन्फेक्शन हो सकता है, मगर 70-80% लोग ऐसे हैं जो उनसे महफूज रहेंगे। अच्छा, डिफरेंट वैक्सीन की डिफरेंट डोजेज है। कोई वैक्सीन एक आती है कि सिंगल डोज वैक्सीन आती है, कोई 2 डोजेज होती हैं जिसमें 18 से 21-22 दिन तक या 28 दिन तक वो इंटरवल होता है कि दूसरी डोज लगती है। ये जो बाकी है, जैसे हमने जितनी भी वैक्सीन का जिक्र किया है कि जो 2 लगती हैं वो एक ही वैक्सीन टाइप है, यानी कि वही इंजेक्शन पहली मरतबा लगता है और वही इंजेक्शन 21 दिन के बाद लगता है। स्पुतनिक वालों ने थोड़ा सा चेंज किया है, उनका पहला इंजेक्शन डिफरेंट है और दूसरा इंजेक्शन डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्पुतनिक अवेलेबल है। वो 2 डोजेस के पहले चार्ज कर लेते हैं और एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद 21 दिन के बाद जो है वो दूसरा इंजेक्शन लगता है। तो वो दोनों इंजेक्शन डिफरेंट होते हैं। अब आ जाए एस्ट्राजेनेका पे कि जेंसिन और एस्ट्राजेनेका इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त अभी वो क्योंकि कराची में भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है और वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो देखिए, स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो क्लॉट बने हैं वो यंग लोगों में बने हैं, तो 40 ईयर्स से कम, 40 साल से कम लोगों को नहीं लगवाने चाहिए। यूरोप ने जो पॉलिसी बनाई है उनका कहना ये है कि हम 55 यानी कि 55 साल या 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाएंगे
एस्ट्राजेनेका उससे कम लोगों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि 60 साल के बाद इसके चांसेस कम है क्लॉट बनने के। यंग लोगों में क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो प्लेटलेट कम होते हैं जो वाइट सेल जैसे होते हैं, जो डेंगू में कम हो जाते हैं, इस तरह इसके अंदर कम हो जाते हैं। दूसरे क्लॉट बनते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक क्लॉट जो है ब्रेन में बनता है, जिसको सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी कि जो वेन्स हैं ब्रेन की वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फालिज होता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो 1 लाख में 1 आदमी के चांसेस हैं। यानी कि यूके में 3 करोड़ लोगों को तकरीबन ये वैक्सीन लगी है, जिसमें 300 के करीब जो है लोगों को क्लॉट बना है मुख्तलिफ जगहों पे, और उसमें से तकरीबन 50 के करीब 50 के करीब लोगों की डेथ हुई है। तो उनका कहना ये है कि ये चूँकि 1 लाख में 1 को ख़तरा है, तो इसलिए बाकी लोगों के लिए तो सेफ्टी है। दूसरी ये कि रिकमेंडेशन ये है कि आप 60 प्लस लगा दें इसको। यंग लोगों को लेस देन 60 जो 60 साल से कम है उनको चाइना की लगाएं, साइनोफार्म या साइनोवैक लगा लें। और जो 60 साल से ऊपर हैं उसमें चांसेस कम है क्लॉट बनने के, उनको आप जो है एस्ट्राजेनेका लगा सकते हैं। अब ये कि जो लोग एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं वो अलर्ट रहें कि भाई लगने के बाद क्या सिम्टम्स हों कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। यानी कि देखें, अगर ब्रेन में ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्लॉट बनता है तो उससे सर में दर्द होगा सबसे पहले तो शदीद सर में दर्द होगा या फालिज हो जाता है, आँखों के सामने ब्लर्ड हो जाता है कि आपको जो है धुंधला नज़र आने लगता है। इसी तरीके से चेस्ट के अंदर देखें तो हार्ट के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। लंग के अंदर सांस फूलने शुरू हो जाता है, जब लंग की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो उससे सांस फूलने लगता है। पेट की आर्टरीज के अंदर अगर क्लॉट फंस जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। इसी तरीके से पाँव की अगर आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर, मैं वर्ड आर्टरी यूज़ कर रहा हूँ कि ये किसी में भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी या वेन जो भी है, तो कहीं पे भी अगर क्लॉट बनता है तो पाँव में है तो डीवीटी कहते हैं उसको, उसकी वजह से क्लॉट पाँव पे सूजन आ सकती है। स्किन के अंदर क्योंकि प्लेटलेट कम है तो नील पड़ सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपको महसूस होती हैं तो फिर आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अमूमन जो चाइना की वैक्सीन है, जो साइनोफार्म या साइनोवैक है, इनके साइड इफ़ेक्ट होते तो हैं बहुत कम, लेकिन अमूमन बस नज़ला थकन की हद तक होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि कितनी हद तक सेफ्टी है। देखिए, मैं जानता हूँ 6 से 7 डॉक्टर ऐसे हैं जिनको जो वैक्सीनेशन करा चुके थे अपनी ये साइनोफार्म के साथ जो है, मगर उनको फिर भी इन्फेक्शन हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि चूँकि ये 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और 50 से 80% तक के क्लेम है मुख्तलिफ। ब्राज़ील कहता है कि ये 50% इफ़ेक्टिव है, यूएई कहता है कि ये तकरीबन 87% तक जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो जो लोग वैक्सीनेशन करा लें, ख़ास तौर पर क्योंकि डॉक्टर्स जो है ऐसी जगह पे होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ जहाँ पे वायरस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो लोग मुकम्मल एहतियात रखें। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट समझें कि वैक्सीनेशन का है। जनरल पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन करा लें। कोविड वाकई एक ख़तरा है, हमने बहुत लोगों को मरते देखा है, हमने अपने घर में डेथ होते देखा है, अपने रिश्तेदारों में डेथ होते देखा है, मगर होता ये है कि आपने चूँकि वो पेशेंट नहीं देखे, ना हमारे टीवी पे दिखाया गया कि कोविड के पेशेंट कैसे होते हैं और वो ऑक्सीजन के लिए किस तरह तड़प रहे होते हैं। तो आज ही पहली फुर्सत में आप अपने वैक्सीनेशन करें।